तो UFC 324 यहाँ पे खत्म हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हम उसका आफ्टर मैच डिस्कस करेंगे। पैडी पिम्बलेट का क्या हाल करा जस्टिन गेची ने, उसके फेस में बहुत सारी स्वेलिंग आ चुकी है, काफी डिफरेंट उसका फेस लग रहा है फाइट से पहले। जो उसने ट्रैश टॉकिंग करी थी कि वो जस्टिन गेची का फेस चेंज करने वाला है, इनफैक्ट उसका खुद का फेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो उस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अरमान सारूकियन का UFC 324 के बाद अब कहना है कि वो फेदरवेट डिवीजन के टाइटल के लिए कंटेंट करने वाला है। उसका लिटरली हो गया है अब लाइट वेट डिवीजन से, उसने गिव अप कर दिया है कि उसको अब टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला और अब वो फेदरवेट डिवीजन में जाने की बातें कर रहा है। साथ ही साथ अरमान सारूकियन का ऐसा कहना है कि जस्टिन गेची वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट यहां पर वेस्ट है। और तो और इलिया टुपुरिया की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है कि वो अपना एक बहुत बड़ा आलिशान बंगला मैड्रिड के अंदर सेल ऑफ करने वाले हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों UFC 324 का फाइट वीक जिन्होंने भी फॉलो करा होगा उसमें उन्होंने ये चीज नोटिस करी होगी कि पैडी पिम्बलेट की तरफ से काफी सारी ट्रैश टॉकिंग आ रही थी। अब वो डायरेक्टली जस्टिन गेची को कुछ बुरा नहीं कर रहा था, बट कहीं ना कहीं ये चीज पैडी पिम्बलेट के कैंप की तरफ से ये डाला गया था, एक नैरेटिव सेट किया गया था। जस्टिन गेची एक ओल्ड फाइटर है, जो कि वो था भी एक ओल्ड फाइटर था, उसके ज्यादा चांसेस नहीं थे। और पैडी पिम्बलेट ने यहाँ पर अपने आप से यहाँ पे स्टैंड लेके सारी चीजें बोली थी कि वो एक ऐसा गेम प्लान लेके आने वाले हैं कि सिर्फ 3 राउंड के अंदर वो जस्टिन गेची को फिनिश कर देंगे और फाइट के बाद उनका फेस एकदम नॉर्मल दिखेगा, बट जस्टिन गेची का फेस यहां पर बहुत बुरी तरीके से रीअरेंज्ड होगा। बहुत सारी स्वेलिंग ब्रूजिंग यहां पे जस्टिन गेची को होगी। बट हम सबको पता है UFC 324 की फाइट किस तरीके से गई। फाइट खत्म होने के बाद हमने देखा कि जस्टिन गेची ने एक बहुत बुरी बीटिंग डाली पैडी पिम्बलेट के ऊपर। और तो और हमने देखा कि इतने सारे सिग्निफिकेंट स्ट्राइक, ऑलमोस्ट 150 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स यहां पर लैंड किए जस्टिन गेची ने पैडी पिम्बलेट के ऊपर। और वो तो पैडी पिम्बलेट यंग है और उसकी चिन स्ट्रांग थी, तो उसने ये सारे शॉट्स झेल लिए, वरना कोई और फाइटर होता तो बहुत बुरी तरीके से नॉकआउट होता। और जो पैडी पिम्बलेट ने ट्रैश टॉकिंग करी थी कि वो जस्टिन गेची का फेस बदल देगा, फिर जैसे ही फाइट यहाँ पे खत्म हुई वैसे ही जस्टिन गेची पैडी पिम्बलेट के पास जाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि लुक एट योर फेस नाउ। मतलब जस्टिन गेची ने यहाँ पर पैडी पिम्बलेट का इंटर्न फेस चेंज कर दिया। और भाइयों मैं यहाँ पे कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, फाइट खत्म हुए 3 दिन हो चुके हैं और अब पैडी पिम्बलेट की वाइफ ने यहाँ पर उनके फोटोज रिवील करे हैं, उनके साथ उन्होंने फोटोज अपलोड करी है और पैडी पिम्बलेट का फेस इतना ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने ग्राइंडिंग मशीन में उनका फेस डाल दिया है। कहीं से स्वेलिंग कुछ भी, फेस पहले जैसा बिल्कुल भी रिकॉग्नाइजेबल नहीं लग रहा है। और तो और इतनी ज्यादा रेडनेस, स्पेशली आप देख सकते हो वाइटर स्किन टोन है तो उस पर रेडनेस और ज्यादा दिख रही है। और हबीब ने वो चीज बहुत ज्यादा सही बोली है कि जस्टिन गेची हिट्स लाइक अ ट्रक। और टोनी फर्ग्यूसन के बाद जस्टिन गेची के इतने सारे ब्रूटल शॉट्स यहां पर पैडी पिम्बलेट नहीं लिए थे। और हमने देखा था भाइयों कि जब टोनी फर्ग्यूसन की जस्टिन गेची से फाइट हुई थी तो इसी तरीके की स्वेलिंग उनके फेस पे भी निकल के आई थी। मतलब भाई जस्टिन गेची क्या करता है ऐसा, उसके पास कितनी खतरनाक पावर है। मतलब स्वेलिंग मॉन्स्टर आप कह सकते हो यहाँ पर जस्टिन गेची को। लोग भाइयों यहाँ पे लाखों लाखों खर्च कर देते हैं बोटॉक्स कराने में। अगर किसी को बोटॉक्स कराना है तो जस्टिन गेची जैसे फ्री में करके दे रहा है। अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा भाइयों, बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जस्टिन गेची जिससे भी फाइट करता है उसके अपोनेंट्स को डैमेज बहुत नेक्स्ट लेवल इन्फ्लिक्ट होता है और उनके ऊपर विजिबल डैमेज यहाँ पर दिखता है। पैडी पिम्बलेट हो गया, टोनी फर्ग्यूसन हो गया, इवन डस्टिन पोरियर ने जब फर्स्ट फाइट करी थी जो कि बहुत लंबी चली थी, उस टाइम पे भी डस्टिन पोरियर को काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। तो अपने आप में ही बहुत वायलेंट फाइटर यहां पर माना जाता है जस्टिन गेची इसी रीजंस के कारण। आप सबका इस बारे में क्या सोचना है आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाइयों यहां पर बात करते हैं अरमान सारूकियन के बारे में, लाइट वेट डिवीजन का एक ऐसा कंटेंडर जिसको ऐसा माना जा रहा है कि वो इलिया टुपुरिया को भी हरा सकता है, बट दूर दूर तक वो टाइटल कंटेंशन में नहीं है। पैडी पिम्बलेट को मिल गया, जस्टिन गेची को टाइटल शॉट मिल गया, लेकिन अरमान सारूकियन भाई को अभी तक टाइटल शॉट का कोई भी यहां पर क्लैरिटी नहीं मिली है। मैंने आप सबको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 2026 में भी मुश्किल लग रहा है, मे बी 2027 में उसको टाइटल शॉट मिल सकता है, लेकिन उसको 2026 में एक और फाइट करनी ही पड़ेगी। अब अरमान सारूकिन यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया है और उसने बेसिकली एक इंटरव्यू के अंदर UFC 324 के बाद आके ऐसा कहा है कि इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट एक वेस्ट ऑफ टाइम है। ये इस फाइट का कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं बनाता है। जस्टिन गेची को इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट पुटअप करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि भाई जो मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो इस फाइट का है वो ये है कि इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची को नॉकआउट करेगा। इवन दो जस्टिन गेची यहाँ पर UFC 324 में जीत गया, बट उसने अपनी खुद की गलतियां यहां पर करी हैं। पैडी पिम्बलेट पे उतनी ज्यादा स्किल नहीं थी, उतनी ज्यादा टेक्निक के साथ वो पंचेस थ्रो नहीं कर रहा था, इसलिए वो पावर जनरेट नहीं हो रही थी। और जस्टिन गेची के ऊपर काफी सारे शॉट्स पैडी पिम्बलेट ने भी लैंड करे थे। अगर वो सारे शॉट्स यहां पर इलिया टुपुरिया लैंड करता है तो ऑब्वियसली वो नॉकआउट निकाल देता जस्टिन गेची का भी। और यही सारे रीजंस यहां पर अरमान सारूकियन ने भी लिस्ट करे और उनका यही कहना है कि इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट एक टाइम वेस्ट फाइट है। बट भाइयों फिलहाल के लिए UFC का यही रूट रहने वाला है। जस्टिन गेची ने एक बहुत एंटरटेनिंग फाइट पुटअप करके दी है यहाँ पर
यूएफसी को उनके फर्स्ट पैरामाउंट कार्ड में, उस कार्ड को बेसिकली बचा लिया जस्टिन गेची ने। और मैंने आप सबको क्या बताया, यूएफसी अब यहाँ पर एंटरटेनमेंट वाले फाइटर्स को ज्यादा बैक करने वाली है ऐसे भी। तो ये नए पैरामाउंट एरा में जस्टिन गेची जैसे फाइटर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, तो 100% उसी को टाइटल शॉट मिलेगा, उसको अच्छे खासा उसका केयर करने वाली है यूएफसी यहाँ पर। और अरमान सारूकियन को अगर यहाँ पर टाइटल शॉट चाहिए तो उसको बैक टू बैक विक्ट्रीज और एंटरटेनिंग फाइट्स पुटअप करनी पड़ेंगी। और इसीलिए भाइयों यहाँ पर अरमान सारूकियन इन सारी चीजों से परेशान होकर लाइट वेट डिवीजन का पेंगुइन बन चुका है, जो कि आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, वो अलग चला गया है। अरमान सारूकियन ने बेसिकली बोला है मेरा तो हो गया लाइट वेट डिवीजन से, मैं चला फेदर वेट डिवीजन में, फेदर वेट डिवीजन में जाके टाइटल शॉट लूंगा। और काफी सीरियसनेस के साथ उसने ये चीज एरियल हलवानी को बोली है। और उसका ऐसा कहना है कि उसने अपने कोच से भी बात करी है, वो फेदर वेट डिवीजन का भी कट मैनेज कर सकता है, उसकी बॉडी ये चीजें झेल जाएंगी और फेदर वेट डिवीजन में जाके वो टाइटल शॉट लेना चाहेगा। अब देखिए भाइयों, ये चीज़ उसने कितनी सीरियसनेस ने बोली है, कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिप्ड फिजिक है, मस्कुलर फिजिक है, और 10 पाउंड्स कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और आप सबको पता है कि कट भी कर लेगा वो एक बार को किसी तरीके से। जितना ज़्यादा वेट कट करना आपके लिए और ज़्यादा डिसएडवांटेजियस ही होता है, आपकी बॉडी और ज़्यादा ड्रेन रहेगी, फिर नॉकआउट्स के लिए ससेप्टेबल हो जाओगे आप, और परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं निकल के आएगी जो कि लाइट वेट डिवीजन में निकल के आती है। अरमान सारूकियन जब रेसलिंग ग्रैपलिंग फाइट्स करता है तब और हैवी और बल्कि दिखता है, फेदर वेट डिवीजन में वो स्ट्रेंथ आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, वो अपने आप में ही क्वेश्चन रहेगा। और भाइयों, मैं यहां पर ऐसा मानता हूं कि अरमान सारूकियन की किस्मत इस टाइम पर यूएफसी में सबसे ज्यादा बुरी चल रही है। अब भाई ने सोचा है यहां पर कि वो फेदर वेट डिवीजन में जाके टाइटल शॉट लेगा, लेकिन फेदर वेट डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा क्लॉक्ड है, इसमें कंटेंडर्स की कमी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि अरमान सारूकियन जाएगा और सीधा उसको टाइटल शॉट मिल जाएगा। फेदर वेट डिवीजन में भी इसको 2-3 फाइट्स करनी पड़ेगी, क्योंकि फेदर वेट डिवीजन में अपने आप ही बहुत सारे कंटेंडर्स इस टाइम पर अवेलेबल है। डिएगो लोपेस को भी टाइटल शॉट मिल रहा है, लेरॉन मर्फी यहां पर वेट कर रहा है, मोफसार एवलोएव वेट कर रहा है, जून सिल्वा वेट कर रहा है। 4 कंटेंडर्स तो मैंने आप सबको यहीं पे गिना दिए। तो अरमान सारूकियन को अगर ऐसा लग रहा है कि वो फेदर वेट डिवीजन में जाके उसको टाइटल शॉट मिलेगा, तो फेदर वेट का टाइटल शॉट भी बहुत दूर है। अरमान सारूकियन को फेदर वेट में जाके 1-2 फाइट्स करनी पड़ेंगी। और इसीलिए भाइयों मैं यहां पर कह रहा हूं कि अरमान सारूकियन की यहां पर किस्मत बहुत ज्यादा खराब है फिलहाल यूएफसी में। लाइट वेट डिवीजन में भी टाइटल शॉट क्लियर नहीं दिख रहा, फेदर वेट डिवीजन भी क्लॉक्ड है, जिसमें एक ऑप्शन है, एक रिमोटली एक थोड़ा बहुत ऑप्शन अगर फेदर वेट का है भी, तो वो भी यहां पर क्लियर नहीं दिख रहा, उसमें भी टाइटल शॉट मिलने का। और वेल्टर वेट डिवीजन में इस्लाम महाचेव चैंपियन है, और इस्लाम के पास भी अपने ही कंटेंडर्स बहुत सारे हैं, तो डिवीजन सारे ही क्लॉक्ड है। लाइट वेट डिवीजन में ही कुछ ना कुछ करके अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से स्मार्ट मूव यही रहने वाला है। बाकी इलिया टुपुरिया की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रही थी कि उन्होंने अपना हाउस सेल ऑफ करने के लिए डाल दिया है। बेसिकली हमने देखा था कि जो इलिया टुपुरिया के ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह होते थे, एम्बेडेड व्लॉग्स में हमने देखा था कि उनका एक बहुत बड़ा घर है, जिसमें उन्होंने खुद का प्राइवेट जिम सेटअप कर रखा था उनके अकॉर्डिंग, जो कि उनकी ट्रेनिंग नीड्स को केटर करता था, और एक बहुत ही आलीशान घर था उनका। और रिसेंटली अपडेट निकल के आ रही है कि क्योंकि उनका सेपरेशन उनकी वाइफ के साथ हो रहा है, तो उन्होंने उस घर को सेल ऑफ करने के लिए डाल दिया। मैड्रिड स्पेन में ये घर है, $3.5 मिलियन का ये घर है, बहुत ही खतरनाक जिम है इस घर के अंदर। तो आप में से जिसके पास भी $3.5 मिलियन हो और वो एक एमएमए फाइटर बनना चाहता है, तो वो इस घर को जरूर से खरीद ले, और ये मौका बिल्कुल भी जाने ना दे। बाकी भाइयों, कौन इस घर को खरीद रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।